ओके तो बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। बिल्कुल ध्यान यहाँ पे लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और काउंटर करंट मैकेनिज्म, बिल्कुल डर लगता है ना आपको, तो बिल्कुल अब इस टॉपिक से एकदम डर हट जाएगा आपका, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। सबसे पहले ये समझो कि कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है, जो भी फिल्ट्रेट अंदर आया, हम क्या पढ़े थे कि 180 लीटर फिल्ट्रेट हर दिन बनता है और उसमें से सिर्फ 1% बाहर जाता है, 1% बाहर जाता है, 99% को हमने क्या कर लिया, रीअब्सॉर्ब कर लिया। कैसे रीअब्सॉर्ब किया हमने देखा, ठीक है। अब वो जो 1% है उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म का आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होता किसके किसके बीच है, वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हैनले के बीच में। वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हैनले के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। ये है आपका वासा रेक्टा एंड दिस इज द लूप ऑफ हैनले। इन दोनों के बीच में इस तरह का कुछ होगा, क्या होगा अब हम आगे देखते हैं। ओके सबसे पहले ऑस्मोलैरिटी क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। ऑस्मोलैरिटी किस में ज्यादा होगा, ऑस्मोलैरिटी कहाँ पे ज्यादा होती है, जहां सॉल्यूट ज्यादा होता है या सॉल्वेंट ज्यादा होता है, बताओ। सोल्यूट। जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से बना के बताऊंगी बच्चे, इसमें तो नहीं बताऊंगी, फिर से बनाती हूँ। ओके ये है आपका दिस इज योर लूप ऑफ हैनले, ठीक है, लूप ऑफ हैनले। तो यहाँ पे पीसीटी है और इधर पे डीसीटी है। अगर इधर पे डीसीटी। पीसीटी है ना, पीसीटी है, तो ये कौन वाला होगा बच्चे, ये इधर से इधर जा रहा है ना, ये लूप। डिसेंडिंग। तो यस ये कौन सा मैम, होगा, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। अगर आप डिसेंडिंग असेंडिंग समझ गए बच्चे तो आपको काउंटर करंट समझ में आ जाएगा। फिर ये वाला क्या हो जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग। लूप असेंडिंग। ऑफ हैनले हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी ब्लड अगर आती है, कोई भी ब्लड आती है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 300, 300। ठीक है, 300 होती है। एंड उसके बाद आगे चलते चलते इसकी 600। ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, 400 हो गई मान लो, फिर 600 हो गई, फिर कितनी हो गई, 900 हो गई, फिर कितनी हो गई, 1200। 1000 हो गई, और यहाँ आकर के बीचों बीच कितनी हो जाती है, 1200 हो जाती है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, 1000 लिख दिया, फिर 900 लिख दिया, एंड देन फिर 600 लिख दिया, एंड देन फिर 400, एंड देन 300, और डीसीटी में जाते जाते ये कितनी हो जाती है, 100 तक हो जाती है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी। अब ये बढ़ क्यों रही है मैम, ये बढ़ क्यों रही है, इसलिए बढ़ रही है बच्चे क्योंकि मैंने बताया था ना, ये क्या होता है, परमिएबल टू वाटर होता है। तो यहाँ से वाटर रिलीज होता रिलीज जाएगा, हो जाता है। इधर से वाटर क्या हो रहा है बच्चे, रिलीज हो रहा है, रिलीज। रिलीज हो रहा है। तो पानी निकल रहा है, तो सॉल्यूट क्या हो रहा है, सॉल्यूट ज्यादा हो रहा है ना, पानी निकल रहा है तो ये बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। ऑस्मोलैरिटी क्या बढ़ हो रही है, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे नीचे जाते जा रहे हैं ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि हम वाटर निकालते जा रहे हैं। वाटर किसी चीज से निकालते जाओगे तो वो क्या होती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, उसमें सॉल्यूट ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें हुई, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस इज परमिएबल टू सॉल्यूट, दिस इज NaCl। इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक NaCl है। मैम। तो यहाँ मैम से NaCl निकल NaCl जाएगा। निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, NaCl NaCl। निकलेगा, NaCl निकल रहा है, ठीक है। लेकिन
ये NaCl यहीं तक निकल पाएगा बच्चे, यहाँ पे इस एरिया से NaCl नहीं निकल पाएगा। वाटर तो निकल रहा है, वाटर तो निकल रहा है, लेकिन यहां से NaCl उतने ही दूर तक निकल पाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ NaCl जो निकल रहा है इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। NaCl को निकालने के लिए कुछ क्या होंगे बताओ? सोडियम पंप होंगे। मैम थिन एरिया में मैम पैसिव एक्टिव होता है ना। हाँ NaCl, हाँ यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। देखो NaCl बड़ा आदमी है ना, मैंने क्या बताया था, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज उसका कैसा ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे? एक्टिव होता है। एक्टिव। पैसे लगा के आप उनको निकालते हो, पैसे लगा के उनका ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है? ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, और इधर ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज। ठीक है, ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि इधर से NaCl निकला मतलब पानी बढ़ गया, NaCl निकला तो वो ज्यादा, हमने सॉल्यूट निकाल लिया मतलब पानी ज्यादा हो गया उसमें, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसके साथ साथ बच्चे मैंने लगा दिया वासा रेक्टा। यही एक पॉइंट है बच्चे जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपको कंफ्यूज कर देंगे, समझा नहीं पाएंगे। देखो ऑस्मोल, इसमें क्या होगा वासा रेक्टा में? ये वासा रेक्टा किधर से आ रही है? एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको बताई थी ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी। वासा रेक्टा किधर से आ रही है? क्या PCT की तरफ से आ रही है? लूप ऑफ हैनले की तरफ? यस मैम। यस सर। वासा रेक्टा याद करो ना, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का मैंने क्या बताया था बच्चे? ये आपका याद आया नहीं? अब अभी जिन्होंने बोला मैं उसका कंफ्यूजन दूर करूंगी भाई, बिल्कुल जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो वासा रेक्टा है बच्चे, यहाँ पे घूमती है, फिर ये इधर घूमती है। जब ये इधर घूमती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और फिर ये यहाँ जाके ऐसे घूमती है, पहले किधर जाती है? DCT के तरफ। इधर से आ रही है ये उल्टा आ रही है, जिधर से आपका लूप ऑफ हैनले आ रहा है उधर से नहीं आके ये DCT की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं? वासा रेक्टा बोल देते हैं। तो ये किधर से आ रही है बच्चे? ये आ रही है आपके इधर से। किधर से आ रही है? इस तरफ से आ रही है। तो इसका डिसेंडिंग क्या होगा? इसका डिसेंडिंग कौन सा होगा बताओ? ये नहीं होगा इसका डिसेंडिंग। यस मैम। यस मैम। है ना, ये इसका डिसेंडिंग होगा। तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि असेंडिंग इधर है, असेंडिंग से मिलता है कौन? आपका डिसेंडिंग। तो अब समझ में आया? मैं आपको बोल रही थी ना कि बहुत जगह डायग्राम गलत दिए हुए हैं। अगर वो साथ साथ चलेगा बच्चे तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है काउंटर करंट। ये इधर आपका क्या हो गया? डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। और ये किधर जाएगी? फिर इस तरफ जाएगी, इधर से निकल करके ये क्या बना देगी? वेन बना देगी। निकल के क्या बनाती है? सारा वाटर वाटर लेकर के रीनल वेन बनाती है ना, ठीक है। तो बच्चे जब ये इधर से आ रही है, जब ये इधर से आ रही है तो ये डिसेंडिंग हो गई। देखो ये इधर से सारा ट्यूबुलर सिक्रेशन वगैरह कर वर के आ रही है कि अब मुझे अपने घर जाना है। मुझे जितना सामान लेना था, रीअब्जॉर्ब करना था, मैंने कर लिया। मुझे जितना यूरिया वगैरह देना था मैंने सारी लेन देन कर ली। अब ये बहुत खुश है कि अब मैं जा रही हूँ वापस, ठीक है, ब्लड में। लेकिन जब ये इधर आई तो इसने देखा वाओ अ लॉट ऑफ NaCl, NaCl मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तो इसने क्या किया? NaCl को लेना शुरू किया। इसने क्या किया? NaCl को लेना अंदर शुरू किया यहां से। अब बताओ ये अगर NaCl लेगी तो इधर इसका ऑस्मोलैरिटी बच्चे मैम इंक्रीज हो जाएगी। ऑस्मोलैरिटी क्या होगा? मैम इंक्रीज होगा, है ना। यहाँ 300 है, नंबर हम वही लिखेंगे बच्चे, हर जगह नंबर हम वही लिखेंगे, ठीक है। 900 है, इधर 1200 है। अब ये सारा NaCl लेती जा रही है, सारा का सारा NaCl इससे लेती जा रही है, ठीक है। NaCl लेती जा रही है और नीचे जा रही है, तो इसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ते जा रहा है। ऑस्मोलैरिटी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। 300 से 400 हो गया, है
है ना। 300 से 400 हो गया, 400 से 600 हो गया, 900 हो गया, 1200 हो गया, एकदम खुश, वाह कि भाई मैं तो बहुत सारा सॉल्यूट रखी हुई, मेरी तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, बहुत खुश बहुत खुश। लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रही। जैसे ही इधर गई तो यहाँ पे क्या मिल गया बच्चे इसको, वाटर। यहाँ वाटर अंदर आना शुरू हो गया। अब वाटर जब अंदर आना शुरू होगा तो इसका नमक क्या हो जाएगा बच्चे, गायब, कम हो जाएगा, है ना। इसने पूरी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी यहाँ पे। NaCl पूरी चोरियां कर ली। अब NaCl पूरा भर तो लिया बैग में, खुश होके जा रही है, लेकिन आगे गए तो वाटर था। तो भैया वाटर रखें कि NaCl रखें, तो NaCl को छोड़ना पड़ा, बिकॉज वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, और वाटर क्या है, ना चाहते हुए भी वाटर इसके पास आएगा, पता ना, वाटर पैसिवली मूव करता है। यस मैम। वाटर चला गया तो इसका नमक सारा क्या हो गया, घुल गया, है ना, ठीक है, खत्म, इसकी सारी मेहनत बर्बाद। तो ये क्या हो गया, इसकी ऑस्मोलैरिटी बच्चे क्या होने लगी, 900 हुई, ठीक है, 900 हुई, फिर कितनी होने लगी, 600 हो गई, 400 हो गई, और फिर इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, 300 हो गई। समझ गए। अब इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज। समझ में आया। तो क्या ये काउंटर काम नहीं कर रहे। काउंटर का मतलब क्या होता है, अपोजिट काम करना। ठीक है, यहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पे घट रही है, यहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पे घट रही है ना। एक तो ये एक दूसरे के काउंटर काम कर रहे हैं, लूप ऑफ हैंडले, वासा रेक्टा एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, और दूसरा कि जो लूप ऑफ हैंडली है वो भी एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही है। कैसे, देखो, इस तरफ जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, इधर से क्या निकल रहा है, सॉल्वेंट, है ना, और इधर से क्या निकल रहा है, सॉल्यूट निकल रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के काउंटर काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी घट रही है, तो एक दूसरे के काउंटर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और वासा रेक्टा और लूप ऑफ हैंडले भी एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये NaCl आया, ये NaCl कहाँ जाएगा, तो बच्चे NaCl यहीं रह जाएगा। NaCl जो इसने लिया ना, ये NaCl को वापस यहीं पे छोड़ देगी ना, NaCl को निकालती जाएगी यहीं पे। तो NaCl इसी मीडिया इंटेस्टाइनम जो जगह है ना, जो इंटेस्टाइनम जो प्लेस है, इस जगह पे NaCl मूव करता रह जाएगा, घूमता रह जाएगा। समझ गए। अब देखो एक और बात है कि जो आपका लूप ऑफ हैंडली है, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ यूरिया, हाँ कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जाती है कि भाई यहाँ तक यूरिया नहीं निकल रहा है, लेकिन इस प्लेस में ऐसा कुछ है कि यूरिया निकल जाता है, यूरिया को छोड़ दिया जाता है। अगर 3 ग्राम यूरिया जा रहा है तो 1 ग्राम यूरिया निकल जाएगा। क्यों निकलेगा बच्चे, इसलिए निकलेगा कि भाई NaCl तो इधर निकल रहा है, इधर वाटर ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि इधर तो वाटर कंटिन्यूअस निकल रहा है ना, वाटर तो निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल वाटर एकदम निकलते जा रहा है, तो बिल्कुल ऑस्मोलैरिटी कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगी, और यूरिया इसी चीज को मेंटेन करने के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे NaCl नहीं निकल सकता, नीचे में NaCl नहीं निकल पा रहा है। तो हम इस यूरिया को निकाल करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस ग्रेडियंट मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ इधर से पानी निकल रहा है तो इधर से क्या निकल जाएगा, यूरिया निकल जाएगा, ताकि कुछ भी इम्बैलेंस ना हो। और ये यूरिया वापस से सारा ग्रेडियंट मेंटेन करके वापस से चला जाता है, नहीं तो ये यूरिया, ये ऑस्मोलैरिटी बैलेंस करता है। हाँ, ये क्या कर रहा है, एक तरह से ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है। क्लियर? यस मैम, यस मैम, है ना। ध्यान से सुने होंगे तो बिल्कुल एक बार में क्लियर होने वाली चीज है बच्चे। ओके, तो अब इससे डरना नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको ये नंबर याद रखना है, 3, 4, 6, 9, 1000, 12, यहाँ पे बीच में तो क्या होगा, 1200 होगा, यहाँ पे 1200 होगा, सब जगह वही नंबर लिखना है। इस तरफ से वाटर निकालना है आपको, इधर से वाटर निकालना है, तो इधर से क्या निकालना है, NaCl।
फिर आपको क्या करना है, जो लूप ऑफ हैनले जैसा वर्क कर रहा है इधर से आएगा तो आपको वासा रेक्टा को अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना है। बस जो एरो इधर नीचे जा रही है वही एरो वासा रेक्टा में क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, है ना। जो एरो इधर पे नीचे जा रही है वही एरो उधर पे क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। उल्टा होगा बिल्कुल सब कुछ। किसी को और एक बार समझना है तो बताइए। ये वाला एक बार बताओ। चलो क्या वाला, देखो बता रही हूँ। ये हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा क्या है, लूप ऑफ हैनले है, ठीक है। ये क्या है, लूप ऑफ हैनले, ब्लू वाला। रेड वाला क्या है, वासा रेक्टा है। यहाँ पे इस साइड में इधर से आ रहा है, इधर से ब्लड आ रहा है। ब्लड इधर से नीचे नीचे जैसे जा रहा है तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब ब्लड ऊपर जा रहा है तो ऑस्मोलैरिटी घट रही है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी घट रही है। और यही पीसीटी में क्या हो रहा है, ब्लड इधर से, सॉरी वासा रेक्टा में ब्लड इधर से आ रहा है, तो जिधर से ब्लड आता है उस तरफ ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। जिधर से देखो, इसमें इधर से ब्लड आया तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, इसमें इधर से ब्लड आया तो इधर ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, इधर पे ऑस्मोलैरिटी घट रही है, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी इधर पे घट रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं। लूप ऑफ हैनले आपका काउंटर बना रहा है, ठीक है। और वासा रेक्टा क्या कर रहा है, इस जो ऑस्मोलैरिटी इन लोगों ने बनाई है लूप ऑफ हैनले ने, उसको मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रख रहा है। क्यों, कैसे, NaCl को लेकर के उसी जगह पे घुमा रहा है, NaCl को लेकर के उसी जगह पे वो घुमाता जा रहा है, ठीक है। क्लियर। 300 से 400, 600, 800, 1000, 1200 तक आपको लिखना है नंबर। उसके बाद एक तरफ से आपको वाटर रिलीज करते जाना है, एक तरफ से क्या रिलीज करते जाना है, NaCl। ओके, जिधर से वाटर रिलीज होगा उधर क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, जिधर से NaCl रिलीज होगा उधर से ऑस्मोलैरिटी घटेगी। ओके, यस मैम। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम जो वासा रेक्टा है मैम, ये वोमेन कैप्सूल से मैम पहले डीसीटी में जाती है, फिर वहां से पीसीटी में आती है। वासा रेक्टा सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल से निकलता है, और वासा रेक्टा नहीं निकलता है बच्चे। देखो फिर से सुनो ये बात, ये है आपका नेफ्रॉन, ठीक है, ये नेफ्रॉन है। कहीं भी कुछ भी डायग्राम दिया है उसको देख के बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये आपका इफेरेंट निकला। इफेरेंट क्यों निकला, जाकर के इन सब से चीजें लेने के लिए, रीअब्जॉर्ब करने के लिए। ये सबसे पहले इसके चारों ओर कैपिलरी बनाएगा, फिर ये किस इधर से कैपिलरी बनाएगा, पीसीटी के बाद डीसीटी, डीसीटी से होता हुआ अब ये इधर जाएगा और वासा रेक्टा बन जाएगा, और इधर से वाटर लेते हुए ये निकल जाएगा, रीनल वेन बनेगा। और बताओ बाकी जगह जो उल्टा बना हुआ होता है, बाकी जगह क्या बना हुआ होता है बच्चे, मैम पहले पीसीटी में होता है हाँ, वहाँ पे। आप जरा दिमाग लगा के देखो कि वो पोर्शन कैसे सही है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो गलत है। देखो ये ऐसे बना होता है, यहां से इफेरेंट निकलता है, यूं जाता है, यूं जाता है, यूं जाता है, अब फिर यहां से मूव होते हुए कहीं से, मतलब आपको ना दिखाएगा नहीं कि यहां से निकला, फिर दिखा देगा कि यहीं से निकल गया, यस मैम। है ना। आप डायग्राम देखना, वो आपको यहीं से निकलता हुआ दिखाएगा। तो भाई आपको समझ में आ रहा है ये वाला पोर्शन सही है, ये वाला नेफ्रॉन सही है। तो पहले पीसीटी में जाएगा, डीसीटी में जाएगा, तभी इसका इसका आने का रास्ता ये है। इसका आने का रास्ता किधर है, लूप ऑफ हैनले का रास्ता किधर होता है, इधर से, लेफ्ट से राइट होता है। और वासा रेक्टा का क्या होता है, राइट से लेफ्ट होता है। तो इसका असेंडिंग उसका डिसेंडिंग बन जाता है। और बताओ, और कुछ पूछना है, पूछ लो एकदम आराम से। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत? नो मैम। और No, ma'am. ये पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना,
ठीक है, एनसीईआरटी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। नाउ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का मतलब क्या है कि जो किडनी फंक्शन कर रही है, यूरिन बना रही है या आपका बीपी वगैरह कंट्रोल कर रही है, वो किसके अंडर में कर रही है। जो भी अगर मान लो किडनी में कुछ दिक्कत आ जाए, आपका बीपी लो हो जाए, तो कोई तो होगा कंट्रोल करने वाला, कोई तो होगा देखने वाला, ठीक है। तो कौन ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है? तो सबसे पहले तो किडनी खुद कंट्रोल करता है। किडनी के कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि सोडियम के बैलेंस को मेंटेन करता है। सोडियम के बैलेंस को मेंटेन रखेगा तो बच्चे आपका बीपी मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन बनाता है। और हाँ, और ये फिर पिट्यूटरी को बोलता है, ठीक है, पिट्यूटरी को बोलता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई आपको रिलीज करना है। खुद रिलीज नहीं करता भाई, क्योंकि वो मास्टर है ना। हाइपोथैलेमस इज मास्टर। पहले पिट्यूटरी को मास्टर ऑफ द ऑल ग्लैंड बोला जाता था, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई कि हाइपोथैलेमस इज द मास्टर। तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, लेकिन रिलीज किससे करवाता है? पिट्यूटरी से। कौन से? पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। पोस्टेरियर पिट्यूटरी को ये बोलता है कि भाई एंटीड्यूटेरिक हार्मोन रिलीज करो। किस कंडीशन में? जब आपके बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, जब आप किसी मरुस्थल में फंस जाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, बहुत डायरिया हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, शरीर में कमी हो गई वाटर की, उस केस में, ठीक है। एंड JGA क्या है? ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं बच्चे। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके एफेरेंट, जो आर्टेरियोल है आपका, एफेरेंट आर्टेरियोल, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, हमने पढ़ा है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, और इधर होता है ईफेरेंट। तो एफेरेंट के पास ना इधर सेल पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं JG सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस, और जक्स्टा मतलब पास, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस के पास जो सेल है वो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ओके। ये क्या रिलीज करता है बच्चे? रेनिन रिलीज करता है। रेनिन देखो एक हार्मोन है और एक एंजाइम भी है। रेनिन एक ऐसा हार्मोन है जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे RENIN है, RENNIN नहीं है। यहाँ से बच्चे क्वेश्चन आता है और बच्चे गलत करके आते हैं। RENNIN क्या होता है? ये है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। कौन सा प्रोटीन बच्चे? मिल्क प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? मिल्क प्रोटीन। और ये बच्चों में, इन्फेंट्स में ज्यादा होता है। तभी बच्चे देखते हो दिन भर दूध पीते हैं, कुछ उनको दिक्कत नहीं होती। अगर आपको बोल दिया जाए दिन भर दूध पीने ना, तो आपको उल्टी, दस्त ऐसा होने लगेगा। लेकिन बच्चे दिन भर दूध पीते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनमें ये एंजाइम होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये एंजाइम हमें घटता जाता है। और इनफैक्ट जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ये एंजाइम बिल्कुल भी खत्म हो जाता है, और वो दूध जैसे पीते तो उनको दस्त वगैरह ज्यादा होने लगता है। लेकिन बुजुर्ग है, मानते नहीं है ना, वो मानते नहीं है आपकी बात को। वो बोलेंगे नहीं, हमको तो पीना ही है, दिन भर दूध पीना है। अब दिन भर दूध पीते हैं और फिर वो दस्त जाते हैं। हाँ, समझ गए? तो ये रेनिन अलग है और ये रेनिन अलग है बच्चे। ऐसे ही आपका थायमीन और थायमीन होता है। थायमीन और थायमीन जानते हो ना? एक थायमीन होता है आपका प्यूरिन, और एक थायमीन होता है आपका विटामिन B12। फिर है आपका एक होता है इसी तरह से, एक इधर ही पढ़ाया है यार एक चैप्टर में, चलो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ना। थायमीन, और ये थायमीन होता है, दूसरा रेनिन और रेनिन होता है, ओके। तो इस तरह से आपको ना बहुत सारे नाम मिलेंगे जो आपको मतलब बिल्कुल मिलते जुलते। हाँ, अभी याद आ गया, देखो इलियम होता है और एक होता है इलियम। इलियम, ये इलियम बच्चे आपने लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा होगा, और ये इलियम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये इस तरह से नाम जो है ना एक जैसे लगते हैं, तो आपको ध्यान देना है इस पहले। ये रेनिन क्या करता है? ये रेनिन तब काम करेगा ना जब बीपी लो हो जाएगा,
तो आपके बीपी को रेगुलेट करेगा। ओके, फिर हार्ट से एक हार्मोन निकलता है ANF, ये कब काम करेगा? जब बीपी हाई हो जाएगा। तो इस तरह से किडनी के फंक्शन को रेगुलेट हम करते हैं। चलो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी के थ्रू हम पढ़ेंगे इसको, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलो, सबसे पहले जैसे ही बॉडी में, ठीक है, जैसे ही बॉडी की फ्लूइड चेंज हो गई, वॉल्यूम चेंज हो गया, या तो ज्यादा हो गया या कम हो गया, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया या ज्यादा हो गया, तब जाकर के ये सारे रिसेप्टर, जो भी किडनी में रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये एक्टिव हो जाते हैं। चलो, एक जैसे हम मानते हैं कि आपके बॉडी में फ्लूइड बहुत ज्यादा कम हो गया, फ्लूइड बहुत ज्यादा कम हो गया, मतलब वाटर बहुत ज्यादा कम हो गया। कैसे कम होगा बच्चे वाटर? या तो वॉमिटिंग, ठीक है, या डायरिया, है ना, और क्या हो सकता है? स्वेटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गया, ठीक है, या फिर आप बिल्कुल पानी ही नहीं पी रहे हैं, किसी भी तरह से लॉस ऑफ वाटर हो गया, किसी भी तरह से लॉस ऑफ वाटर हो गया। तो क्या होगा? आपकी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स हैं, वो बोलेंगे भाई गलत हो रहा है इसके साथ, ये इसकी बॉडी में बिल्कुल पानी कम हो चुका है। तो किसके पास सिग्नल जाएगा? किसके पास सिग्नल जाएगा? सबसे पहले हाइपोथैलेमस के पास। कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा। हाइपोथैलेमस फटाफट जो उसने प्रोड्यूस करके रखा, हाइपोथैलेमस पहले से ही प्रोड्यूस करके रखता है बच्चे ADH, ठीक है, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन का मतलब क्या होता है? वेसल्स को, ब्लड वेसल को प्रेस कर देना, कंस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है। तो ये ADH जो बना करके रखा है, ये क्या करेगा? पिट्यूटरी को बोलेगा रिलीज करो। कौन से पिट्यूटरी को? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। कौन से किसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, वो रिलीज करेगा बच्चे। उसके बाद जैसे ही ADH रिलीज होगा, ADH क्या करेगा? वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। कहाँ से? लेटर पार्ट, जिसको हम DCT बोलते हैं एंड कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट और DCT में आपका फैसिलिटेटेड रीअब्जॉर्प्शन होता है? यस मैम। बताया था ना, फैसिलिटेटेड रीअब्जॉर्प्शन। वहां पे DCT में बच्चे, DCT में और कलेक्टिंग डक्ट के पास ना, यहाँ पे आपके एक्वापोरेंस होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट, इन सब के पास क्या होता है? आपके एक्वापोरेंस होते हैं। एक्वापोरेंस मतलब कि वाटर, वाटर को भेजने वाले, हाँ, एक्वापोरेंस ये चैनल है, वाटर के चैनल है। तो फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन कराया जाता है। तो वाटर क्या हो गया? आपकी यूरिन कम निकलेगी, तो एटलीस्ट यूरिन से तो वाटर बर्बाद नहीं होगा ना, कुछ तो राहत मिलेगी आपको, ठीक है। तो देखो, यही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, ये मैं फिर से बना दूं आपको, फिर से बना दूं आपके लिए, है ना। नहीं तो आप बोलोगे कि मैम सबको तो पढ़ा दिया, वैसे हमको उसी में सेम सेम में पढ़ा रहे हो। चलो, ठीक है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, इसको हो रही है क्या? वॉमिटिंग। इसको क्या हो रही है? वॉमिटिंग। ओके, और साथ में बहुत ज्यादा क्या हो रही है? स्वेटिंग। साथ में क्या हो रही है? बिल्कुल स्वेटिंग भी हो रही है। ओके, तो इसके सेल में क्या गया? इसके अंदर से किडनी में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वो कहाँ गए? कहाँ गए बच्चे? ब्रेन के पास गए। ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास गए। ओके, मैम हाइपोथैलेमस को भी तो कोई सिग्नल देता है? हाँ, रिसेप्टर्स के थ्रू। देखो यहाँ पे ना, किडनी में, किडनी के जो सेल्स होते हैं ना, उसमें रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। हर जगह बच्चे रिसेप्टर्स होते हैं, आपके बॉडी में ना हर जगह रिसेप्टर्स होते हैं। तो किडनी में रिसेप्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं ओहो देखो चीजें बिगड़ रही हैं इसके बॉडी में, तो कोई ना कोई खबरी होता है। रिसेप्टर्स आर लाइक खबरी, समझ गए। तो ये क्या कर रहा है? ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं। ओके, तो ये सिग्नल कहाँ गया? सिग्नल गया किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल गया। अब ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करवाएगा बच्चे? रिलीज ADH बाय पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के हेल्प से, पिट्यूटरी के हेल्प से। ऐसा होता है पिट्यूटरी आपका,
ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हेल्प से ये रिलीज करवाएगा ADH। साथ में ये आपके थर्स्ट को जगाएगा, बोलेगा भाई जब तक तुम ना ADH रिलीज कर रहे हो तब तक मैं इसको प्यास दिलवा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, पानी पिएगा। ठीक है, ये पानी पिएगा तब तक। पिट्यूटरी से रिलीज हुआ क्या, ADH। ADH कहाँ दौड़ा दौड़ा जाएगा बच्चे, ADH कहाँ दौड़ा दौड़ा जाएगा, ये ब्लड में घूमेगा। ठीक है, ये हार्मोन ब्लड में घूमेगा और ब्लड से कहाँ जाएगा, आपके DCT पे जाएगा। DCT पे जाएगा। DCT में जाके क्या करवाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाएगा। जब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया तो क्या हो गया, आपका वाटर लेवल इंक्रीज मेंटेन। ठीक है, वाटर लेवल क्या हो गया, मेंटेन हो गया। ठीक है, यूरिन आपकी कॉन्सेंट्रेटेड हो गई या फिर यूरिन बहुत देर तक आपको आएगा ही नहीं, तो वाटर लेवल इसकी बॉडी में मेंटेन हो गया, तो इसको कुछ राहत मिला। दूसरा, थर्स्ट बढ़ा दिया तो क्या हो गया, वाटर लेवल मेंटेन हो गया। वाटर लेवल मेंटेन हो गया तो इसको क्या हुआ, थोड़ा राहत मिला। नाउ दिस इज ओके, है ना। ठीक है, अब ये इसको आराम मिल गया। तो अंदर बॉडी अंदर में कुछ ना कुछ करती है आपको बचाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, होम्योस्टैसिस। समझ गए, इसी प्रोसेस को हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैम एक बार स्लाइड दिखाना। ये पूरा नोट मैं आपको भेज चुकी हूँ, पूरा कलरफुल नोट्स ना इसका मैं भेज चुकी हूँ। परसों ही भेजा था ना, कल भेजा था मैंने आपको। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ समझिए, वो नोट जो है ना कलरफुल, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे सिर्फ आप समझिए कि उस नोट्स में है क्या। ओके, चलो अब यहाँ हम पढ़ते हैं। देखो, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, जिसको हम रास बोलते हैं, रास मैकेनिज्म। ठीक है, ये कब काम करेगा, ये काम करेगा जब आपकी बॉडी में BP कम हो जाएगा, जब आपकी बॉडी का GFR कम हो जाएगा। GFR बच्चे कम होगा तो ऑब्वियसली BP कम होगा, है ना। GFR कम होगा तो BP कम होगा, या BP कम होगा तो GFR कम होगा। मतलब ब्लड अगर धीरे धीरे आ रहा है तो आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है 180 है ना, 150 to 180 लीटर पर डे होता है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड धीरे धीरे आ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे निकल रहा है। मतलब आप अगर नींबू रखे हो और उसको निचोड़ रहे हो, फिल्ट्रेट कम होगा। हाँ हाँ, आप किसी चीज को छान रहे हो तो ज्यादा प्रेशर में अगर डालोगे तो जल्दी छनाएगा, धीरे धीरे भेजोगे तो वो बिल्कुल धीरे स्लो हो जाएगा। तो BP कम होता है तो क्या होता है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, धीरे धीरे ब्लड जा रहा है। तो यहाँ पे खबर जाती है। कैसे खबर जाती है, देखो ये है आपका, ये है आपका एफेरेंट आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियोल है ना। इसमें मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ जासूस सेल लगे हैं। इस जासूस सेल का क्या नाम है, JG सेल। जासूस सेल, ठीक है, जासूस सेल, इसको याद रखना, JG सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जासूस है ये। अब ये जो है ये सीधे कांटेक्ट में किसके हैं, DCT के। मैंने बताया था आपको कि आगे चल के मैक्यूला डेंसा आप पढ़ोगे, जिसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो DCT के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, कुछ जो नेफ्रॉन होते हैं ऐसे असेंबल होते हैं। यहाँ DCT में कुछ स्पेशल कॉलमनार सेल होते हैं, पूरे जगह क्यूबॉइडल सेल है, यहाँ पे स्पेशली कॉलमनार सेल होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मैक्यूला डेंसा बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, मैक्यूला डेंसा सेल। तो DCT से याद रखना डिटेक्टिव है। DCT क्या है, खबरी है, डिटेक्टिव है। ये अंदर की खबर किसको देता है, इस जासूस को देता है। अंदर की खबर किसको देता है, जासूस, JG सेल को देता है। ओके, कौन देता है, DCT। ओके, तो DCT इसको धीरे से बताएगा कि भाई जानते हो इसके अंदर ब्लड बहुत धीरे से आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, BP बहुत इसका गिरा हुआ है, ब्लड तो आ ही नहीं रहा है, GFR 150 180 से बिल्कुल कम हो गया है, और जो 20 mmHg होना चाहिए ना प्रेशर, वो बिल्कुल घट गया है, वो 9 हो गया है।
समझे? तो ये इस तरह से क्या दे रहा है, खबर दे रहा है। देखो क्लोज कांटेक्ट में है, ये क्या दे रहा है, खबर दे रहा है। अब ये बोलेगा अच्छा ये बात है, तो ये क्या करेगा, अपना एक बंदा भेजेगा। उस बंदे का क्या नाम है, रेनिन। क्या नाम है, रेनिन। रेनिन। ठीक है, इसने क्या रिलीज किया, रेनिन रिलीज किया। ये रेनिन दौड़ता हुआ जाएगा, क्या करेगा, देखो रेनिन रिलीज करेगा। ये रेनिन बिल्कुल दौड़ता हुआ जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्लड में, ब्लड में दौड़ेगा। और ये ब्लड में जाकर के किसको जगाएगा बच्चे, एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजन। जहां भी जेन लगा रहता है वो कैसा होता है, सोया हुआ रहता है ना। एंजियोटेंसिनोजेन एंजाइम जो है ये सोया हुआ है, इसको जगाएगा और इसको किस में बदलेगा, एंजियोटेंसिन 1 में बदलेगा। ये एंजियोटेंसिन 1 भी बहुत ज्यादा काम का नहीं है, ये भी इनएक्टिव टाइप का ही है, सुस्त है बिल्कुल। ये किस में बदलेगा, एंजियोटेंसिन 2 में बदलेगा। कौन बदलेगा इसको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम बदलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बीच में एक एंजाइम होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, ये लंग में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, लंग्स के पास मिलेगा। ये इसको एंजियोटेंसिन 2 में बदलेगा। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ये एक काम नहीं करेगा, ये एकदम गुस्से में आ जाएगा कि ऐसे कैसे कम हो गया भाई जीएफआर। ये क्या करेगा, सबसे पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। ये इधर जो ई फेरेंट है ना, ई फेरेंट को बिल्कुल एकदम दबा देगा, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, तो आप अगर किसी चीज को दबा दोगे बिल्कुल, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। पाइप देखो, आराम से आप पानी फेंक रहे हो, उसको पाइप को बीच में कहीं से दबा दो तो एकदम नहीं। मैम ये ब्लड प्रेशर हाई कर देता है। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, जीएफआर को बढ़ा दे रहा है बिल्कुल। दूसरा ये क्या करेगा, किडनी को जगाएगा, बोलेगा भाई एल्डोस्टेरॉन निकालो, क्यों बैठे हुए हो ना फालतू का क्यों बैठे हो, एल्डोस्टेरॉन निकालो और जितना Na है, जितना सोडियम है उसको क्या करो, रीएब्जॉर्ब करो। क्यों, क्योंकि बॉडी में सोडियम कम हो गया है, तो सोडियम ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब करो। सोडियम बर्बाद नहीं जाना चाहिए, यूरिन में नहीं जाना चाहिए, सोडियम रीअब्जॉर्ब करो और बीपी को नॉर्मल करो। समझ गए? तो ये क्या करा रहा है, सोडियम और वाटर को यहाँ से डीसीटी पार्ट से रीअब्जॉर्ब कराएगा, फैसिलिटेटेड रीअब्जॉर्प्शन होगा और इस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से समझाती हूँ, देखो कहानी के थ्रू समझो। एंड बच्चे, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया ना, मैं क्या बोलूँ, फिर तो नहीं समझ में आ सकता आपको, मैं बहुत मजेदार तरीके से आपको समझाऊंगी। चलो देखो क्या हुआ, सबसे पहला क्या है हमारा, एफेरेंट है। एफेरेंट के पास क्या है बच्चे, एफेरेंट के पास क्या है, जेजी सेल। जेजी सेल किससे मिला हुआ है, मैक्यूला डेंसा से मिला हुआ है, डीसीटी से। इन दोनों की आपस में बातचीत हुई, खबर मिली, क्या खबर मिली कि बीपी लो है, लो, जीएफआर लो है। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रेनिन रिलीज कर रहा है, रेनिन। और ये जो रेनिन है ना, ये रेनिन क्या कर रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है ना। ये क्या कर रहा है, बिल्कुल दौड़ता हुआ जा रहा है, एक्साइटेड होके जाता हूं मैं, ऐसा कैसे हो गया, बिल्कुल दौड़ता हुआ जा रहा है। अब ये आधी रात में जा रहा है, आधी रात में दौड़ता हुआ गया। अब इसने किसको उठाया, किसको उठाया, एंजियो टेंसिनो जेन को उठाया। और जेन जहां लगा रहता है बच्चे, वो क्या है, इनएक्टिव, इनएक्टिव है। ठीक है, एंजियोटेंसिन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सोया हुआ है, पैर पसार के एकदम, है ना। एंजियोटेंसिनोजेन के पास गया, इसको जगाया। ये ब्लड में होते हैं। हाँ, ये सब ब्लड में है, ये सब कहाँ है, ब्लड में, ब्लड में। ये ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन को कौन रिलीज करता है बच्चे, लीवर, लीवर रिलीज करता रहता है हमेशा। ठीक है, लीवर प्रोड्यूस दिस एंजियोटेंसिनोजेन, हमेशा रिलीज करता रहता है। तो ये ब्लड में इसको मिल गया। अब क्या हो रहा है कि ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है, इसको इसने जगाया, तो ये किस में बदल गया, एंजियोटेंसिन 1। टेंसिन 1 में। तो भाई ये जगह तो है, लेकिन ये कैसा जगह है, अच्छा जाना है क्या कहीं, मतलब जैसे दोस्त को रात में, आधी रात में जगाओगे नींद से, तो वो जग तो जाएगा दोस्ती की खातिर, लेकिन वो उतना नहीं जगेगा, है ना।
जग तो जाएगा लेकिन उतना बोलेगा छोड़ो यार क्या करना है ना, इस तरह से। अब ये बिल्कुल बैठा हुआ है कि अच्छा जाना भी है क्या, ओके। अब ये थोड़ी दूर फिर बोल रहा है अच्छा चलता हूं मैं। ये लोग गए थोड़ी दूर, जब बाइक वाइक में घूम लो तो फिर मूड फ्रेश हो जाता है, हाँ। तो ये घूमते घूमते कहाँ पे पहुंच गया बच्चे, लंग्स के पास, लंग्स के ब्लड के पास पहुंच गया। वहां पहुंचा तो वहां पे एक एंजाइम था एंजियोटेंसिन, कन्वर्टेज एंजाइम, कन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। इसने क्या किया बच्चे, इसको बोला कैसा दोस्त है तू, भाई दोस्त मुसीबत में है, तुम थोड़ा काम करो। तो ये बिल्कुल पावरफुल हो गया, अब एंजियोटेंसिन 2 में बदल गया। नाउ ये जो दोस्त है, मरा हुआ जो दोस्त था, अब उसने बिल्कुल पावरफुल रूप ले लिया। अब ये क्या करेगा बच्चे, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले तो क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। कौन सा वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा बच्चे, आपका एफेरेंट को फैलाएगा, इफेरेंट आर्टेरियोल को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। इफेरेंट आर्टेरियोल, क्लियर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये करने से क्या होगा, जीएफआर बढ़ा और बीपी भी इंक्रीज हुआ है, बीपी बढ़ा, क्लियर। अब ये साथ में और क्या कर रहा है बच्चे, ये साथ में क्या कर रहा है, किडनी को, है ना, जो किडनी है आपकी, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, इसका कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स पार्ट से क्या रिलीज करा रहा है, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है बच्चे, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na, ठीक है। और Na रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है कहां से, डीसीटी से, एट डीसीटी। तो इससे क्या हुआ, बीपी बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया, है ना। बॉडी में Na कम होता है तो क्या होता है बच्चे, सोडियम अगर कम हो जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा। देखो जब भी किसी का बीपी कम होता है तो उसको नमक पानी दिलाया जाता है ना, नमक पानी पिलाया जाता है ताकि उसका बीपी बैलेंस हो जाए। तो इस प्रोसेस को बिल्कुल ऐसे याद रखना कि आपके घर में किसी का बीपी लो होता है तो याद रखो कि जो उनका बीपी लो होता है तो उनकी बॉडी में रेनिन मैकेनिज्म चलता है, उनकी बॉडी में रेनिन मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। अगर किसी का भी बीपी लो होता है तो याद रखो कि उनकी बॉडी में रेनिन मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। एकदम दिमाग में लगा लेना, अच्छा अभी इनका बीपी लो हुआ, अभी इनकी बॉडी में ये चीज हो रहा है, और रेनिन दौड़ के गया होगा, एंजियोटेंसिन को बोला होगा, एंजियोटेंसिन टेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हुआ होगा, एंजियोटेंसिन 2 बना होगा, एंजियोटेंसिन 2 ने सारा काम किया होगा, ठीक है, समझ गए। आई होप कि दिस इज क्रिस्टल क्लियर। अब बताओ, इतने अच्छे कहानी से समझोगे तो अब तो क्रिस्टल क्लियर होना ही है ना, समझ में आ गया अच्छे से। मैम, यस मैम। बच्चे आपको भी ना जब पढ़ाई करते हो तो ऐसे ही पढ़ा करो, मतलब चीजों को थोड़ा क्रिएटिव बनाया करो कि एंजियोटेंसिनोजेन को आपने आदमी बना दिया, है ना। देखो मैं हर जगह आप देखते होगे मैं मॉलिक्यूल्स को इंसान बना देती हूँ, तो आप जब ऐसे पढ़ोगे तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। चलो ये सारी चीजें हो गई, अब हम बात करते हैं एएनएफ की, ओके। एएनएफ कहाँ से निकलता है बच्चे, हार्ट से निकलता है, हार्ट से निकलता है आपका एएनएफ, जिसका फुल फॉर्म है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। ये अपोजिट काम करता है रास के, मतलब जिसका बीपी बढ़ा रहता हो, ठीक है। घर में कोई तो होगा जिसका बीपी बढ़ा रहता होगा, है ना। कब काम करेगा, वर्क व्हेन बीपी इज हाई, इसका मतलब बीपी हाई है तो जीएफआर भी हाई होगा, जीएफआर भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, खबर जाएगा इसका ब्लड फ्लो मतलब बढ़ा हुआ है, और जैसे बीपी बढ़ेगा तो हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, बीपी जैसे बढ़ेगा तो हार्ट में पंपिंग ज्यादा फास्ट होने लगेगा। तो हार्ट क्या करेगा भाई, अपने बचाव के लिए एएनएफ रिलीज करेगा, एएनएफ रिलीज करेगा तो एएनएफ क्या करेगा, जो वेसल है उनको फैला देगा, वैसोडिलेशन का मतलब, ठीक है, फैला देना, ठीक है, फैलाना,
वेसल्स को फैला देना। तो जब कहीं से पानी फ्लो हो रहा है, बिल्कुल एकदम पतल, आपने बिल्कुल प्रेशर बना के रखा था, आप उसको छोड़ दोगे, बिल्कुल रिलीज कर दोगे, तो क्या होगा, ब्लड धीरे धीरे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये वैसोडिलेशन करता है। मैम फिल्ट्रेट भी कम होगा। हाँ, वैसोडिलेशन बच्चे क्या करता है ना, देखो वैसोडिलेशन, एक नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये भी वैसोडिलेशन करता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो जाता है हमारी बॉडी में, ये भी वैसोडिलेशन का काम करता है, ये भी हेल्प करता है वैसोडिलेशन में। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है, आपके रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का उल्टा है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज एंटागोनिस्ट टू रास। तो एंटागोनिस्ट टू रास कौन है, ए, आपका एएनएफ वाला मैकेनिज्म। ठीक है, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट, समझ गए। तो ओके मैम। बीपी कम होगा तो आपका क्या काम करेगा, रास, बीपी ज्यादा होगा तो आपका हार्ट काम करेगा, एएनएफ। ANF। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मिक्ट्यूरेशन क्या होता है। मिक्ट्यूरेशन मतलब रिलीज ऑफ यूरिन, रिलीज ऑफ यूरिन। कहां से रिलीज होता है यूरिन बच्चे, फ्रॉम यूरेटर या यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। मैम यूरेथ्रा। चलो याद है, यूरेथ्रा। थ्रा से याद रखना, हमेशा थ्रो करने वाला है ना, टर नहीं बोलना, यूरेथ्रा। ठीक है, तो जैसे ही यूरिन बन जाता है बच्चे, और यूरिन धीरे धीरे करके, बूंद बूंद करके यूरिनरी ब्लैडर में आपके आता जाता है, और जब ये बूंद बूंद करके आपके 350 से 450 ml तक आता है, 450 ml तक आता है, तो आपको सिग्नल जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल जाता है। क्यों सिग्नल जाता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स लगे हुए हैं। ये नर्व्स क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, इसमें बिल्कुल यूरिन भर रहा है तो ये स्ट्रेच हुआ, यहाँ से ये आपका नर्व्स स्ट्रेच हुआ, यहाँ से सिग्नल जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कि भाई इसको लगी है ना, इसको लगी है, इसको जाना है। तो आप फिर टीचर से बोलते हो कि हमको जाना है, ये मैं बता भी चुकी हूँ आपको ये वाला पार्ट। और यहाँ पे बच्चे स्फिंक्टर होता है, ये जो यूरेथ्रा पार्ट है यहाँ पे स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर किसको बोलते हैं हम, रबर लाइक। बाहर वाला क्या होता है, वॉलंटरी होता है, जो कि आप रोक सकते हो, ये और सब मैं इनर पढ़ा चुकी हूँ इनवॉलेंट्री। आपको। और ये वाला क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलेंट्री। ठीक है, क्लियर है। तो जब ये 750 तक पहुंच जाता है तो आप बिल्कुल फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसी को मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं। और ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ सारी चीजें। चलो अब हम पढ़ते हैं सीधे डिसऑर्डर पे पहुंचते हैं। ओके, किडनी की डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपका रेनल कैलकुली। रीनल का मतलब होता है किडनी, कैलकुली का मतलब होता है स्टोन। तो स्टोन अगर बन जाता है किडनी में, तो किडनी में स्टोन कहाँ बनता है बच्चे, आपका स्पेशली पेल्विस वाला एरिया में बनता है। एंड देन फिर ये नीचे जा जाके यूरेटर में चला जाता है, और इवन यूरेथ्रा में भी चला जाता है। यूरेथ्रा में जाता है तो ब्लड वगैरह, है ना। और यहाँ पे भी अगर आता है तो बहुत पेनफुल यूरिन होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बैक में पेन, साइड में पेन, और बिल्कुल आपका बीपी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये क्यों होता है, क्रिस्टल ये जो बनता है आपका स्टोन बनता है, ये किसकी वजह से बनता है, ऑक्जेलेट की वजह से बनता है। ऑक्जेलेट किस फूड में होता है बच्चे, स्पिनच, पालक में होगा, कॉलीफ्लावर में होगा। और अभी जो ठंड के मौसम में आप तिल खा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा तिल के लड्डू, तिल खा रहे हो ना, तिल के लड्डू बहुत ज्यादा मजे यस में, मैम। तो बहुत ज्यादा अगर खा रहे हो तो भी दिक्कत है। मतलब खाओ, ठंड में तिल के लड्डू खाना चाहिए, क्योंकि वो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, बहुत ज्यादा कैल्शियम मिलता है उससे। हाँ, तो कैल्शियम का वो अच्छा खासा सोर्स है, उसके साथ में विटामिन डी जरूर लेना है आपको, तभी वो कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब करवा पाता है। ठीक है, तो कैल्शियम का अच्छा खासा सोर्स है, तो उसके लिए बच्चे लोग इतना ज्यादा खा लेते हैं कि भाई बस दिक्कत ही हो जाती है। और साथ में और क्या, आपको जो बीज होते हैं, बीज वाले जो भी सब्जियां हैं, जैसे टमाटो है ना, टमाटो आपको पका के खाना है, टमाटो आपको जूस पीना है, लेकिन आपको टमाटो को कच्चा सलाद में नहीं खाना है, क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्सलेट है। फिर करेले का बीज, करेला खाओ, उसका बीज निकाल के खाओ, तो उसमें क्या है, ऑक्सलेट है। तो ये फिर है आंवला। आंवला इज गुड फॉर हेल्थ, बट इसमें बहुत सारा ऑक्सलेट है। तो हर चीज अगर आप लिमिट में खाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रूट में क्या, मैम ऑक्सलेट
बीज हाँ में होगा, हाँ, फ्रूट में। तो ये ऑक्सिलेट जिसमें जिसमें होगा ना, ये जाकर के अंदर क्या बनाते हैं, स्टोन बनाते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे तो कभी स्टोन नहीं बनेगा, लेकिन आप ज्यादा खा रहे हैं तो फिर स्टोन बनेगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजन। पॉइजन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एक्सेस में पॉइजन है। प्यार भी एक्सेस में पॉइजन है बच्चे, है कि नहीं, है यस ना। मैम। यस मैम। मैं ज्यादा आप लोगों को प्यार दुलार से पढ़ाने लगूं तो वो भी पॉइजन है। यस मैम। हाँ, फिर यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है बच्चे, सारा बीमारी आपको नहीं पढ़ना, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो नीट में आता है वो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, यूरेमिया क्या होता है, यूरे, यूरे मतलब यूरिया, या मतलब क्या होता है आपके ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड में अगर यूरिया बहुत ज्यादा हो गया तो वो यूरेमिया होता है। कब होता है यूरिया ब्लड में, जब आपका किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो हम कैसे निकालते हैं इसको, डायलिसिस के थ्रू निकालते हैं। दो तरह का डायलिसिस होता है बच्चे, एक तो आपका किडनी वाला डायलिसिस होता है, एक दूसरा होता है आपका जो सीलम वाला जो एरिया है ना आपका, थोरैसिक और एब्डोमेन कैविटी, वहां से कुछ अगर फ्लूइड भर जाता है तो वहां से डायलिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे तो डायलिसिस कौन सा दिया है आपका, किडनी वाला डायलिसिस। ये कैसे होता है बच्चे, कैसे होता है, आपके अंदर मतलब डाला जाता है नीडल, नीडल से क्या किया जाता है, आपका ब्लड निकाला जाता है। ब्लड निकाला हम उसको फिल्टर किया जाता है। हाँ, ब्लड निकाल के सबसे पहले उसमें एंटीकोगुलेंट डाला जाता है, ताकि वो बाहर यस निकलते मैम। ही, एयर के मैम कांटेक्ट में रेडियल आते ही आर्टरी से मैम लेकर उसको हाँ, थक्का ना बन जाए। और फिर वो आगे जाता है, सेलोफेन ट्यूब होती है, सेलोफेन ट्यूब से उसको पास कराया जाता है, जिससे कि वो पूरा का पूरा यूरिया एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर डायलाइजिंग फ्लूइड में आ हाँ, जाता है नाइट्रोजन। यस, वेरी गुड। उसके बाद जब वो जाता है बाहर, जब वो बाहर जाता है बच्चे, तो उसको फिर टेम्परेचर रेगुलेट कराया जाता है। ऐसे नहीं आपके उसमें डाल दिया जाएगा, उसको फिर टेम्परेचर जो मैम आपके बॉडी टेम्परेचर जो इतना होता है हाँ, उसी टेम्परेचर पे। बॉडी टेम्परेचर में डाला जाता है। एंटी हिपेरिन मिक्स कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है बच्चे, तुम लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन बस क्लास ही नहीं करते हो ज्यादा, है ना। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा साथ बना रहे। चलो, फिर है बच्चे ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। देखो ध्यान रखना कि जहां भी आइटिस लिखा होता है ना, आइटिस इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ये ट्रिक है बच्चे, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। और ये किसका इन्फ्लामेशन है, देखो ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुली वाला पार्ट का, जो ग्लोमेरुलस पढ़े थे, वहां पे अगर इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, रेडनेस, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ओके, फिर है आपको पायूरिया वगैरह नहीं पढ़ना है। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस क्या होता है। ठीक है, इंसिपिडस क्या होगा कि जब ऐसा कंडीशन की यूरिन बहुत ADH ज्यादा कम। डाइल्यूटेड, हाँ, एडीएच कम हो गया, एडीएच कम हो गया, तो एडीएच कम हो गया तो आपके शरीर में पानी है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आप बहुत ज्यादा यूरिन निकाल रहे हैं। तो ऐसे डायबिटीज पेशेंट को देखना, रात में बहुत ज्यादा यूरिन जाते हैं, बार बार यूरिन जाते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा कंडीशन होता है कि मतलब मैम वाटर का लॉस होता रहता है इसमें। हाँ, कम पानी पी रहे हैं फिर भी आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, तो यू मस्ट गो फॉर द डायबिटीज चेक। ठीक है, और यस मैम। डायबिटीज आजकल एज नहीं देखती। फिर है डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस से याद रखना मीठा, मेलिटस से याद रखना बच्चे मीठा। ठीक है, मेलिटस से मीठा ऐसे याद रखना, क्योंकि इंसिपिडस मेलिटस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेलिटस मतलब मीठा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरिन में ग्लूकोज आ जाएगा, मैम ग्लूकोज आ जाता है। ठीक है, तो ये लोग यूरिन जहां पे करेंगे ना, वहां चीटियां लग जाती हैं, समझ गए, वहां पे चीटियां लग जाती है। और इनका अगर कहीं कट वट है, कहीं उंड है, तो वो बिल्कुल जल्दी ठीक नहीं होता, वो बिल्कुल खराब होता जाता है वो पार्ट। ठीक है, ये किडनी स्टोन तो हमने पढ़ लिया। मैम अब हम प्रोटीन भी तो आ जाता है मैम, हाँ, उसको क्या बोलते हैं। अभी देखो मैं बता रही हूँ, एल्बुमिनेरिया। चलो, अब मैं ऐसे इरेज करूंगी ना तो ये बिल्कुल से हट जाएगा। पॉलीयूरिया, पॉली का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा, यूरिया मतलब यूरिन। ठीक है, बहुत ज्यादा यूरिन अगर आपका निकल रहा है। ओलिगो यूरिया, पॉलीयूरिया भी ADH में डिक्रीज की वजह से होगा ना। हाँ, ठीक है, बहुत ज्यादा यूरिन निकल रहा है
ओलिगोयूरिया, लेस यूरिन, इतना पढ़ना नहीं आपको, पॉलीयूरिया पढ़ो। फिर उसके बाद आप पढ़ो फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल मैम कीटोन्यूरिया फिर के तो बारे मैम में ये आप, डायबिटीज का सिम्टम होगा। हाँ आप ना इसमें सिर्फ डायबिटीज का सिम्टम्स नहीं है, कभी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी होता है, ठीक है। ओके मैम। एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया आप 12th इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जब आप जीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें। इसमें क्या होता है कि जो फिनाइल एलेनिन नाम का जो आपका अमाइनो एसिड पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो ये फिनाइल कीटोन बॉडीज यूरिन में दिखते हैं। तो ऐसा बच्चा जो है या फिर ऐसा पर्सन मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। ये रिसेसिव ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, मतलब मम्मी पापा दोनों में है अगर ये चीज, या फिर मम्मी पापा दोनों में वो जीन है और दोनों आ गया बच्चे में तो होता है, ठीक है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। एल्केप्टोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया क्या है, इसमें भी क्या होता है, एक स्पेशल तरह का जो आपका प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, उसको कन्वर्ट होना था टायरोसिन में, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता, और एल्केप्टोन बॉडीज यूरिन में आते हैं। एल्केप्टोन बॉडीज यूरिन में आने से क्या होता है कि जब ये यूरिन करेंगे ना बच्चे, यूरिन करेंगे, उसके थोड़ी देर बाद जहां जहां इनके यूरिन के छींटे होंगे और वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इन पूरा ब्लैक हो जाएगा। इनका यूरिन कैसा हो जाता है, ब्लैक। अंदर यूरिन ब्लैक नहीं होता, जब वो एक्सपोज में आता है ना, जैसे इन्होंने मान लो खुले में कहीं पे यूरिन कर दिया, तो जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इनका यूरिन ब्लैक हो जाएगा, समझ गए। तो और इनकी थोड़ी जो बोन्स वगैरह होती है ना, वो भी बहुत वीक हो जाती है बहुत जल्दी, समझ गए। ये एल्केप्टोन बॉडीज यूरिन में रह गए, वो चेंज नहीं हुए। वो जो आपका अमाइनो एसिड है वो चेंज नहीं हुआ टायरोसिन में, जिसमें चेंज होना था, ठीक है। तो ये भी एक ओके तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये जल्दी पता है दिखता नहीं है, पेशेंट को खुद भी नहीं दिखता है, वो ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे कि कभी यूरिन किया और उसको फ्लश वगैरह नहीं किया तो दिख जाता है, कभी ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो लोग सोचते हैं गंदगी है ये है, लेकिन एक्चुअली दैट इज द डिजीज। ओके, फिर है ग्लाइकोजूरिया, वही ग्लूकोज। हीमेट्यूरिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड आरबीसी इन यूरिन। ये कब होता है बच्चे, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन हो गया आपके किडनी वाले पार्ट में, ग्लोमेरुलस पार्ट में, कहीं भी, या फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर में, तो आपको ब्लड आएगा यूरिन में, ब्लड आएगा यूरिन में, ठीक है। एल्बुमिन्यूरिया क्या होता है, एल्बुमिन मतलब प्रोटीन आ गया अगर यूरिन में, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, मतलब आपका किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, समझ गए। तो यही सारी बीमारियां आपको पढ़नी थी, दैट्स इट। एंड इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट बात मैंने ऐड की थी, दैट इज आपके एनसीईआरटी की ये लाइन है बच्चे, कि जो आपका स्वेट है, स्वेट में आपको एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चे गलत करके आए। क्यों? क्योंकि बच्चों को क्या पता है कि स्वेट में तो NaCl होता है और तो कुछ होता नहीं है। NaCl के साथ यूरिया भी होगा, लैक्टिक एसिड भी होगा, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। NaCl में सॉरी स्वेट में आपका यूरिया भी निकलता है, समझ गए। जो यस ये मैम। है, जैसे पसीने में बदबू बहुत आती है ना यूरिया और लैक्टिक एसिड भी है। मैम तो NaCl का ज्यादा होता है उसमें अमाउंट, क्योंकि हाँ, स्वेट का टेस्ट तो NaCl हमारा ज्यादा नमकीन होता है, आता है। यूरिया बहुत कम होता है, लेकिन उसमें भी यूरिया होता है। सेबेसियस ग्लैंड में आपका स्टेरॉल्स निकलेगा, ठीक है, इसलिए वो चिपचिपा होता है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है सेबेसियस ग्लैंड में, मतलब ऑयल जो निकल रहा है बच्चे, ऑयल वैक्स यस जो मैम। निकल रहा है, हाइड्रोकार्बन वैक्सेस होते हैं। लीवर से आपका बिलीरुबिन बिलीवर्डिन के साथ, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन के साथ कुछ हार्मोन्स निकलते। स्टेरॉइड हार्मोन कौन होते हैं, सेक्स हार्मोन। जो सेक्स हार्मोन होते हैं ना आपके, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे जब मर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो उनको निकालता है कौन, लीवर। तो लीवर तो भाई रिसाइकलिंग का काम करता है। इसको क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है। रिसाइकलिंग का काम कौन करता है, जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है, तो लीवर जो है ना आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का चहेता है। तो ये क्या और करता है, इतनी सारे, साइकिल भी इसी में हाँ, चलती है। हाँ, सारे वेस्ट चीजों को लेकर के ये आर्ट एंड क्राफ्ट करता रहता है। फिर है कोलेस्ट्रॉल भी रिलीज करता है, कुछ विटामिन, कुछ ड्रग्स भी रिलीज करता है। ओके, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट आर आल्सो एक्सक्रीटेड बाय सलाइवा। तो जो आपका सलाइवा है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम्स और वाटर ही नहीं है, साथ में कुछ नाइट्रोजन वेस्टेज भी है। क्लियर? आई होप। यस मैम।
क्लास Yes, फ्रूटफुल ma'am. रही? यस मैम। Yes. तो कल कोई भी बच्चा मुझे निराश नहीं करेगा, आप आएंगे मेरे क्लास में एंड बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे न्यू वर्ल्ड, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें मुझसे नहीं पढ़ी हैं। आई होप कि मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के थ्रू वो सारे चैप्टर्स को समझा सकूं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा एग्जाम का। यस मैम। Yes, ma'am. गुड, अच्छे बच्चे हो आप लोग।